विद्यार्थी लोग, आज हम लोग आपके सामने कुछ एनुअल के सिलेक्ट क्वेश्चन देने जा रहे हैं 12वीं के लिए, जो फरवरी में एग्जाम होने वाला है बिहार बोर्ड। अब उसमें हम आपको कुछ सिलेक्ट क्वेश्चन देने जा रहे हैं जो लेसन 1, 2, 3 से मिली जुली है। ऐसा नहीं कि पूरा किताब से छांटे हैं, फिर भी चलो हम लोग पाठ्यक्रम बनाते हैं कि किस प्रकार से सवाल आपको देने की संभावना बोर्ड द्वारा है। उसको ये सब 1 अंक या 2 अंक के सवाल है, ज्यादा लॉन्ग हाई फाई सवाल नहीं है। फिर भी आपको 1 अंक 2 अंक के सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कायिक जनन। कायिक जनन का अर्थ होता है कि जब जन्म, यह एक प्रकार है, लैंगिक और अलैंगिक 2 प्रकार में जन्म बटे होते हैं। तो कायिक जनन का अर्थ होता है कि जब जन्म की क्रियाएं वनस्पतियों में अलैंगिक हो, स्त्री केसर पुंकेसर पराग कनंडे भाग नहीं ले, यानी उसके तना से जड़ से कलिकाएं निकल जाता हो, जैसे दूब में केना में ई खालू को रोपने के बाद उनके तना के गांठों से नहीं कलिकाएं फेंक देता हो, इसमें स्त्री केसर पुंकेसर मेल फीमेल गेमेट भाग नहीं लिया। अतः ऐसे अलैंगिक जनन यदि वनस्पतियों में होता है तो उसे हम कायिक जनन कहते हैं। ये लिख सकते हैं 2 अंक में। इसी प्रकार से छोटे छोटे सवाल हम लोग ज्यादा डिटेल नहीं, लघुत्तरीय को हल कर रहे हैं। ऐसे तो सवाल किसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन लघुत्तरीय तौर पर। उसी प्रकार से अब यहाँ आपको हल हो गया। फिर निषेचन की 3 घटना, फर्टिलाइजेशन के। तो निषेचन की 3 घटना क्या है, अगर 2 अंक में पूछता है तो आप दे सकते हैं कि निषेचन के अध्ययन करने के लिए, स्टडी फर्टिलाइजेशन और स्टडी करने के लिए आपको इसको हमको 3 भाग में बांटना पड़ता है। निषेचन के पूर्व की घटनाएं, निषेचन के समय की घटनाएं और निषेचन के बाद की घटनाएं। ये सब 3 भाग में बटा हुआ है। मतलब युग्मक निषेचन करते हैं, युग्मक जनन आ जाएगा निषेचन के पहले, और निषेचन के समय होने वाले संलयन, और निषेचन के बाद मुरला कैस्टुला ब्लास्टोसिस्ट भ्रूण की जन्म की परतें, सब निषेचन के बाद हो गया। तो निषेचन की घटना को 3 भाग में बांटते हैं। चलिए आगे परीक्षा में तो लिख सकते हैं लघुत्तरीय के रूप में। चलिए लघुत्तरीय आपको 3 नंबर पर है, जीवन अवधि दिया गया है। जीवन अवधि, तो जीवन अवधि का अर्थ होता है कि प्राकृतिक ने धरती पर बहुत सारे जीव और प्रजातियों को निर्माण किए हैं। ये जीव और प्रजातियां जो है सबको लिए एक उम्र का निर्धारण अलग अलग किया गया है। जैसे तोता का 140 वर्ष, कौवा का 15 वर्ष है, उसी प्रकार से बरगद का आपको 200 वर्ष है, या फिर सियार का 36 वर्ष है। ऐसे करके सबको हम वीडियो में बताए भी हैं उम्र दे करके। तो सबका उम्र का ढंग अलग अलग है, और उसके लायक उनकी मानसिकता भी बना दी गई है, ताकि उतने में समझ लेता है कि हम बहुत दिनों से जीवन जी रहे हैं, या जीवन जीने की उनको आकांक्षा पूरा हो जाता है। तो प्रकृति के द्वारा दिया गया जीवन जीने की कुल समय को, अवधि का निर्धारण जो प्रकृति करती है, उसे हम कहते हैं जीवन अवधि। चलिए आगे चलते हैं, लघुत्तरीय में आते हैं मध्य चक्र, ऋतुस्राव चक्र। जैसे स्तनधारी को 2 भागों में बांटा गया है, प्राइमेट और नॉन प्राइमेट। बुद्धिजीवी स्तनधारी को प्राइमेट कहते हैं, जैसे मानव, बंदर, गोरिल्ला, चिंपैंजी। और अल्प बुद्धिजीवी को हम नॉन प्राइमेट कहते हैं, जो स्तनधारीय है, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, गधा, ये सब आ जाते हैं। तो मानव, बंदर, गोरिल्ला, चिंपैंजी जो है, इनमें क्या है कि इनकी मादाएं जब वयस्क होकर के अंडाशय से अंडाणु निकालने लगते हैं, तो मानव, गोरिल्ला, बंदर, चिंपैंजी प्राइमेट में ये कहलाएगा ऋतुस्राव चक्र। तो ये गाय, भैंस, भेड़, बकरी के मादा जब वयस्क हो जाते हैं, इनके अंडाशय से अंडे निकलने लगते हैं, तो यह बात जो है खास करके नॉन प्राइमेट में मध्य चक्र कहलाता है। प्राइमेट में ऋतुस्राव चक्र और नॉन प्राइमेट में मध्य चक्र कहलाएगा। तो यह आपको खास करके मादाओं से जुड़ी हुई समस्या या उनका प्रक्रम है, अंडे बनने की क्रिया को इस तरह से विभाजित कर सकते हैं। अब इसके बाद हम आगे आते हैं बाह्य निषेचन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इसको कहा जाता है। जैसे कहने का मतलब कि मेढक और मछलियां, अब इनके मादा जो है पानी में जलाशय के समीप डूबे चट्टान, डूबे हाइड्रोफाइट्स मतलब जलीय वनस्पति के पास अंडे छोड़ देती है। अंडा मिश्रण के कारण चट्टान और वनस्पति में चिपक जाते हैं। वहां पर नर मेढक या मछली का अंडा है तो नर मछली जाकर के स्पर्म छोड़ता है, जो तैरते हुए जाकर के चिपके हुए अंडों को निषेचित करता है। फिर वहीं पर जाइगोट बनेगा, भ्रूण बनेगा, और उससे फूट करके बच्चे अलग होंगे। मेढक के बच्चे को टेडपोल कहते हैं। तीसरा से बच्चे का विकास, अंडाणु, अंडे का निषेचन, भ्रूण का बनना, बच्चे का विकास, वो सब मादा शरीर से बाहर हुआ, तीसरे हम कहेंगे बाह्य निषेचन। और इसी को उल्टा कर दे तो आंतरिक निषेचन हो जाएगा, जैसे मनुष्य में, गाय भैंस में शुक्राणु द्वारा अंडे का निषेचन मादा शरीर के अंदर होता है, पालन गर्भाशय में होता है, जिसे हम आंतरिक या इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे।
इस तरह से अंतर आप कर सकते हैं। 2 अंक के सवाल में आसानी से आप लिख सकते हैं। चलिए आगे आता है असंगजनन। एपोमिक्सिस, कभी कभी लैंगिक का स्थान अलैंगिक ले लेती है, वही मशहूर हो जाता है। जैसे अगर हम आलू और ईख की बीजों को रोपे तो धागे की तरह पौधे उगेंगे, ज्यादा प्रोडक्शन नहीं देगा। परंतु यदि हम लोग इसको काट करके गुल्ली बना करके और रोपते हैं, गुल्ली बनाते हैं रोपते हैं, तो उनसे निकलने वाले कलिकाएं और पौधे काफी मोटे और ताजे होते हैं। अतः हम लोग का आलू और ईख का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। उनके बीज अर्थात लैंगिक जनन से बना है। तना काट के रोपते हैं तो लैंगिक हुआ, तो लैंगिक का स्थान कौन ले लिया? लैंगिक। किसान इसी को प्रोडक्शन अधिक मिलने के कारण पसंद करते हैं, जिसे हम कहेंगे एपोमिक्सिस या असंगजनन। लैंगिक का स्थान अलैंगिक ले ले तो। चलिए आगे आते हैं जल परागन। हाइड्रीला, जलकुंभी, भेंट कमल, सिंघाड़ा, ये सब हाइड्रोफाइट्स है, जलीय पौधे हैं। इनमें पर्णहरित होता है, इनके उत्तक स्पंजी होते हैं, एरियन कैमा से बने होते हैं, पानी की सतह पर तैरने की क्षमता है। म्यूसिन होते हैं, पानी में सड़ने से बचाता है। लेकिन इसके परागकण भी गिरते हैं पानी में, जो म्यूसिन से लैस होते हैं और हल्के होते हैं, पानी में तैरने लगते हैं। पानी की धारा तरंग के साथ बहते हुए आगे की ओर जाते हैं और जलीय पौधे की स्त्री केसर के वर्ती कागज पर चिपक कर अपरागन पर परागन की क्रिया करते हैं। इसे कहते हैं जल द्वारा परागन। जल द्वारा, या फिर एक खेत से पानी दूसरे खेत में बह रहा है, एक खेत की घास का परागकण छाल आ गया, तैरते हुए दूसरे खेत में गया, वहां के पौधे की स्त्री केसर के वर्ती कागज पर चिपक गया, तो पानी द्वारा वह परागकण बह के गया, तो इसे कहेंगे हम जल परागन कहते हैं। यानी जल के द्वारा परागन जल में भी होता है, स्थल पर भी बाढ़ के दिनों में होता है। इसे इंग्लिश में कहते हैं हाइड्रोफिली, जल के द्वारा परागन। आगे आते हैं भ्रूण कोश के अंग। भ्रूण कोश एक जननीय संरचना है। जब पौधों में भी भ्रूण कोश बनता है, जिसे एम्ब्रायोसेक बोलते हैं, उनमें अंड समुच्चय, सेंट्रल सेल, एंटीपोडल सेल, ध्रुवीय सेल, जिसे हम पोलर सेल बोलते हैं, ये सब भ्रूण कोश के अंग है। आप सुनिए और याद करिए, एंटीपोडल सेल, अंड समुच्चय, सेंट्रल सेल, ध्रुवीय कोशिका, ये सब भ्रूण कोश में पाए जाने वाले अंग होते हैं, और जो उचित वृद्धि संवर्धन करके और आगे की ओर उनका होने वाले प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं और बीजों के निर्माण में सहयोग करते हैं। चलिए आगे आते हैं कूट फल। कूट माने फॉल्स होता है, गलत होता है, असत्य होता है, आभासी होता है। सेव, नाशपाती, अंगूर इसके उदाहरण है कूट फल के, क्योंकि इनमें निषेचन परागन नहीं होता। स्त्री केसर, पुंकेसर का सर्वथा अभाव है। इनकी जड़ तना से ही जो है नए नए पौधे निकलते हैं और उसी से वह आगे की ओर बढ़ता है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कूट फल का उदाहरण पूछ रहा है सेव, नाशपाती और अंगूर, क्योंकि इनका विकास जो है, इनके फल बीज जो निषेचन की क्रिया से नहीं बनते। स्त्री केसर, पुंकेसर जैसे जनन का अभाव होता है। चलिए आगे आते हैं शुक्राणु के अंग। ये हो गए कोई भी स्तनधारी, कोई भी स्तनधारी है, रेप्टाइल है या और कोई भी पीसीज है, एवीज है, सब में नर मादा होते हैं। तो नर मादा, ये नर जनन अंगों से निकलने वाले शुक्राणु है। मनुष्य में उदाहरण ले तो मनुष्य में वृषण होता है, टिस्टीज, उससे निकलता है शुक्राणु, टेस्टिस में बोलते हैं। शुक्राणु निकलता है। शुक्राणु क्या 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 है? एक सिर होता है और एक गर्दन है जिसे ग्रीवा कहते हैं, फिर मध्य भाग है, मिडल बॉडी हुआ, फिर पूंछ हुआ, टेल, फिर एक्सोनिम है। ये सब शुक्राणु के भाग हैं और सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया यानी पावर इनके ग्रीवा यानी गर्दन नेक क्षेत्र में पाया जाता है। इसको आप ये सब बातों को लिख सकते हैं। तो दूसरा लाइन लिखाएगा, मेन बात हो गया। 2 अंक का तो सवाल है, 3 से 4 लाइन काफी होता है। चलिए आगे आते हैं गर्भाशय का आकार। दूसरी दे दी है, चूंकि आप देख करके भी इसको याद कर सकते हैं। गर्भाशय प्रारंभ में बहुत छोटा होता है, यानी 50 ग्राम तक के वजन में स्टार्टिंग में होगा। आगे बच्चे को जन्म लेते लेते वो बढ़ते बढ़ते बढ़ जाता है और उसका आकार होता है 7 सेंटीमीटर गुने 5 सेंटीमीटर गुने 3.5 सेंटीमीटर, लंबाई चौड़ाई मोटाई हुई। उसी प्रकार से हम गर्भाशय को कहते हैं यूट्रस भी बोलते हैं। यूट्रस जो मादा जनन क्षेत्र का एक प्रमुख अंग के अंतर्गत आता है। यह थैली नुमा होता है जिसमें बच्चे का विकास होता है और बच्चे के विकास के साथ साथ ही बढ़ते चला जाता है, इसका भी विकास होता है। चलिए भी हल हो गया। आपको सब लोग उतरी है, टोटल 2 अंक का सवाल है। अंडाशय का आकार, अंडाशय को ओवरी बोलते हैं। इनका आकार दिया गया है 3 सेंटीमीटर गुने 1.5 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर। यह आकार का होता है, बाएं और दाएं 2 साइड में होते हैं, बाएं और दाएं। ये नींबू के आकार का गोलाकार डट्टी लगा हुआ होता है और इनसे परिपक्व होने के बाद अंडाणु का निष्कासन होता है, जिसे हम अंडोत्सर्ग कहते हैं। अंडाणु का निकलना अंडोत्सर्ग है। यह अंडाणु
फीमेल गैमेट यानी मादा युग्मक के नाम से जानते हैं। शुक्राणु द्वारा निषेचन होने के बाद जाइगोट बनाकर अगली पीढ़ी के विकास करते हैं। तो इस तरह से बातों आप इतना बात आप काफी है लिखने के लिए 2 अंक में 2 अंक का सवाल हम दे रहे हैं, डिटेल नहीं कर रहे हैं 5 अंक 6 अंक में। तो यह अंडाशय का आकार, तो अंडाशय को हम कहते हैं ओवरी। इसका आकार दे दिया गया 3 सेंटीमीटर गुने 1.5 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर। अब आते हैं इस साइड, अभी और भी बहुत सारे सवाल आपके सामने है। जैसे 13वां में है वृषण का आकार। वृषण आ गया मनुष्य के नर जनन अंग का यह एक सदस्य है जिसे कहते हैं वृषण, टेस्टिस के नाम से जानते हैं। इसका आकार है 5 सेंटीमीटर गुने 2.5 सेंटीमीटर गुने 3 सेंटीमीटर। 5 2.5 3 सेंटीमीटर, 5 2.5 3। यह 2 की संख्या में होता है बाएं और दाएं। वृषण के ऊपर एक मांसल अर्धचंद्राकार आकृति होती है जिसे कहते हैं अभिवृषण। ये वृषण शुक्राणु के निर्माण में सहायक होते हैं। इनका ताप होता है शरीर के 37 डिग्री ताप से 2 या 3 डिग्री सेल्सियस कम कर दीजिए। 37 डिग्री सी से 2 या 3 डिग्री सी कम कर दीजिए। ये होता है वृषण का आकार हुआ। ये 2 होते हैं, दोनों खोल में स्थित होते हैं जिसे अंडकोश भी कहते हैं। चलिए आगे आइए, आपको आगे जाते हैं। सीमेन क्या है? इसे हिंदी में इसे वीर्य के नाम से जाना जाता है। इसमें शुक्राणु होता है यानी नर युग्मक जो अंडाणु से निषेचन करके अगली पीढ़ी बनाने की क्षमता रखता है। ये जीवित और चल बीजाणु होते हैं, रेंग करके आगे बढ़ने की क्षमता रखते हैं। तो ये सीमेन में का संगठन है कि इनमें कुछ जनन ग्रंथियों का लिक्विड शामिल होता है। जैसे में आपको प्रोस्टेटल द्रव हो गया, प्रोस्टेट ग्रंथि से निकलती है। शुक्राशय ग्रंथि से शुक्र द्रव हो गया और काउपर ग्रंथि से काउपर द्रव। काउपर ग्रंथि का दूसरा नाम होता है बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि। तो बल्बोयूरेथ्रल द्रव भी कह सकते हैं, इसको काउपर द्रव भी कह सकते हैं। 3 यहाँ 1 शुक्राणु, उस तीनों चारों को मिलाकर सीमेन कहलाता है जिसमें शुक्राणु 10% होते हैं। कुल मिलाकर क्या होता है? विशेष गंध प्रोस्टेट ग्रंथि के कारण, प्रोस्टेटल द्रव के कारण होता है। चलिए यहां तक आप समझ गए। अब आगे आते हैं GnRH। यह एक प्रकार का हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि से निकलती है। यह शुक्र जनन शुक्राणु के जन्म की क्रिया का कंट्रोल करता है। इसका पूरा नाम होता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है। इस प्रकार से शुक्राणु जन्म की क्रिया का कंट्रोल नियंत्रण करता है, न तो ज्यादा बनने देगा और न कम। इसे यह निकलता है हाइपोथैलेमस से। वैसे हाइपोथैलेमस ग्लैंड ब्रेन में के नीचे पाया जाता है शीर्ष क्षेत्र में। कार्य शरीर के ताप टेम्परेचर नियंत्रण या तापक्रम के कंट्रोल का काम भी करता है। चलिए आगे आते हैं फिमरियो और एम्पुला। यह फिर आगे आपको मादा जनन क्षेत्र से मानव फैलोपियन नालिका के दोनों साइड अंगुली की तरह उभार होते हैं जिसे झालर कहते हैं या इंग्लिश में फिमरियो कहते हैं, डिम्ब भी कहते हैं। जब अंडाशय से अंडे निकलते हैं तो इसमें म्यूसिन होता है और म्यूसिन से अंडे को कैच कर लेते हैं और फैलोपियन नालिका में भेज देते हैं। नालिका में जाते समय एक सिलिया होती है जो अंडे को नीचे आने नहीं देगी, ऊपर ढकेल के ले जाती है और इसे कहते हैं फिमरियो। और जहां पर फैलोपियन नालिका में जाके अंडा रुक जाता है, खास वह जगह ऐसा है यानी कुछ ऐसा खास जगह होता है फैलोपियन नालिका में जहां पर अंडे का निषेचन अक्सर वही होता है। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं एम्पुला। तो एम्पुला दोनों साइड होगा, बाएं और दाएं। हालांकि फैलोपियन नालिका एक ही होती है लेकिन एक साइड से दूसरे साइड फैली हुई है। तो यहाँ बीच वाला जो भाग हुआ, बीच से थोड़ा सा किनारे किनारे, वो एम्पुला एरिया हुआ, वहीं पर अंडे का अक्सर निषेचन होता है। तो ऐसे जगह को हम एम्पुला कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड्रोमेट्रियम गर्भाशय यूट्रस की आंतरिक दीवार को एंडोमेट्रियम कहते हैं। आंतरिक दीवार जहां पर जब जाइगोट बन जाता है तो आकर के भ्रूण का रूप धारण करके और सट जाता है। यहीं पर एक अंकुर निकलता है जो माता के एंट्रोमीडियम के धमनियों में जाकर प्रवेश कर जाता है और उसी से बड़ा आता है भ्रूण में, और भ्रूण का डेवलपमेंट होता है। तो इस प्रकार से कर सकते हैं कि यूट्रस यानी गर्भाशय की आंतरिक दीवार को एंडोमेट्रियम के नाम से जाना जाता है। 2 अंक का सवाल है, इस सब आपको 3 लाइन 4 लाइन हल कर देना है। जो मादा से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण अंग है, गर्भाशय की आंतरिक दीवार को यह नाम से जाना जाता है। चलिए आते हैं एस्ट्रोजन और एंड्रोजन। एस्ट्रोजन यह फीमेल में होता है, तो अब एंड्रोजन होता है मेल में। अपने अपने जनन क्षेत्र से हार्मोन निकलते हैं। तो एस्ट्रोजन जो फीमेल में होता है, फीमेल उनको बढ़ाएगा, आवाज का पतला बनाना, दाढ़ी मूंछ का न उगना, स्तनों का विकास या और भी जननीय संरचनाओं का विकास। ठीक इसका उल्टा एंड्रोजन मेल में करेगा, पुरुषों में आवाज का भारी करना, दाढ़ी मूंछ का आ जाना, जन की क्रियाओं का उत्प्रेरित होना, पुरुषत्व गुण का उत्पन्न होना। इसका उल्टा इसमें होगा एस्ट्रोजन में स्त्रीत्व गुण का उत्पन्न होना। जब दोनों अपने अपने क्षेत्र में काम करते हैं, कभी कभी हार्मोन घट जाते हैं
तो विपरीत प्रभाव बनेगा। जैसे फीमेल में मानिए कि एस्ट्रोजन कम हो गया तो एंड्रोजन वाला प्रभाव आ जाएगा, अगर पुरुषों में एंड्रोजन कम हो गया तो एस्ट्रोजन वाला प्रभाव आ जाएगा, उल्टा प्रभाव आ जाएगा। इस तरह से आप 2 अंक पे सवाल, इसको अधिक से अधिक 4-5 रंग में आसानी से हमारे बोले गए उत्तर को याद करके लिख सकते हैं। चलिए इंगुइनल हॉर्निया। इंगुइनल हॉर्निया, इंगुइनल हॉर्निया क्या है? अंडकोश जिसमें वृषण होते हैं पुरुषों में, उसके ऊपर पतली नाल होता है इंगुइनल नाल, उसके ऊपर आंत गुजरती है। कभी कभी आंत का कुछ भाग इंगुइनल नाल में होते हुए वृषण कोष में आ जाता है, जिससे दर्द करता है, फूल जाता है। इसे ऑपरेशन करके निकाला जाता है, जिसे शल्य चिकित्सा द्वारा इलाज करते हैं। इसे कहा जाता है इंगुइनल हॉर्निया। तो अपना जन्म की 3 परतें, जन्म की 3 परतें हैं। जब भ्रूण बन जाता है तो जन्म के 3 लेयर बनते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म। अब एक्टोडर्म से अलग अलग अंग बनेंगे, मेसो से अलग अलग, इंडो से अलग अलग। जैसे त्वचा का क्षेत्र है तो त्वचा का क्षेत्र बनता है एक्टोडर्म से, और उसी प्रकार से इंडो और मेसो का अलग अलग अंग बनता है, जो हम आपको अगले वीडियो में दिए हैं। लेकिन 2 अंक के सवाल में इतना ही लिखिए कि जन्म की 3 परतें होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म। तीनों डर्मों से अलग अलग उस शिशु के अंग बनना शुरू होते हैं, जो लास्ट करता है 9 महीने तक पूरा किया जाता है। और 9 महीने के बाद बच्चे की भ्रूण को परिपक्व भ्रूण कहते हैं, जो माता के शरीर से अलग होता है, और उस क्रिया को हम लोग कहते हैं प्रसव या बच्चे का जन्म लेना। चलिए आगे था लैक्टेशन। बच्चे के जन्म होने के बाद प्रोलैक्टिन और लैक्टिन हार्मोन की मदद से, जो पहले से भी काम कर रहा है, दूध बनाता है। यही दूध को पी करके बच्चा बड़ा हो जाता है, तो सबके साथ लागू है। हम सभी दूध पी करके बड़े हुए हैं, तो इस क्रिया को कहते हैं लैक्टेशन। और उसमें उचित मात्रा में कोलेस्ट्रॉल और एंटीबॉडीज होती है, तो 2 साल तक स्तनपान होना चाहिए। और बच्चा को पीने के बाद वो जीवन भर रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। फॉर्मूला का दूध, गाय भैंस का, बकरी का दूध, ये सेकेंड लेयर पर है। फर्स्ट लेयर पर उसका माता का दूध ही सर्वोत्तम आहार होता है। तो युग्मक जनन का अर्थ होता है युग्मकों का निर्माण, शुक्राणु, अंडाणु का निर्माण होना, ये दोनों युग्मक है, नर मादा युग्मक। तो दोनों का निर्माण होना, युग्मक जनन हुआ, गैमेटोजेनेसिस हुआ। इसी प्रकार से अगर हम पुरुषों में वृषण की बात करते हैं तो वृषण का निर्माण होना स्पर्मोजेनेसिस हुआ, और स्त्री के अंडाशय में अंडे का विकास होना, ओवम का विकास होना, ओओजेनेसिस हुआ। ओओजेनेसिस यानी अंड जनन हुआ, स्पर्मोजेनेसिस शुक्र जनन हुआ, और दोनों मिलाकर के युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस, जो निषेचन से पहले की घटनाएं हैं। ये दुगो बनेगा तब निषेचन होगा, तो निषेचन से पहले की घटना हुई। इसी प्रकार से 1, 2, 3 लेसन से हम छांटे हैं। इतना सवाल आपको इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से मान लीजिए कि भाग 1 हुआ ही। इसी प्रकार से इसको हम पार्ट फर्स्ट यहां से दर्शा सकते हैं, पार्ट PART, इसको फिर से लिखिए PART, पार्ट फर्स्ट के नाम से इसको हम दे सकते हैं। क्या यहां भी दे सकते हैं, खाली जगह यहां भी है, जैसे यहां पर दे सकते हैं हम, यानी ये हुआ पार्ट फर्स्ट, या पार्ट फर्स्ट के नाम से जाना जाता है। इस तरीके से आप यहां पर पूरे सवालों को आप देख सकते हैं, और देखिए, समझिए, इसको पढ़िए, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए, ताकि आपके दोस्त भी इसे पढ़कर लाभ उठा सके। चलिए धन्यवाद, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।